नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, बिहार में 6 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। 32 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। अब बारी आखिरी चरण की है, जहां पर 30 मई तक प्रचार प्रसार चलने वाले हैं। 8 सीटों का महामुकाबला आखिरी चरण में, और बेहद ही महत्वपूर्ण ये सीटें हैं। अगर इन सीटों की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, नालंदा, जहानाबाद, काराकाट जैसी महत्वपूर्ण सीटें शामिल हैं। तो इन तमाम सीटों पर हम एक बार आज चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन इसके अलावा सिवान लोकसभा सीट पर भी आज हम विस्तार से वहां के वोटिंग पैटर्न को एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो जदयू के साथ ही राजद के लिए भी चिंताजनक है। और हिना साहब, ये खबर जो निकल के आई है उनके लिए काफी खुशी भी दे सकती है, उनके समर्थकों के अंदर काफी ज्यादा प्रसन्नता हो सकती है। तो तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बाकी हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि अब आखिरी चरण है और नेता अब पूरे मुस्तैदी के साथ लग गए हैं। ये 8 सीट कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, एक कहावत है कि अंत भला तो सब भला। तो उसी अंतिम चरण के चुनाव को भला करने के लिए, यानी अपने पक्ष में करने के लिए रिजल्ट को सभी पार्टियों ने पूरी ताकत लगा दी है। राहुल गांधी जो सिर्फ एक बार आए पूरे 1 महीने के चुनाव प्रचार अभियान के दौरान, सिर्फ एक सभा की उन्होंने बिहार में, वो भागलपुर में की। उसके बाद वो लापता हो गए। बिहार के लोग खोजते रह गए कि भाई राहुल गांधी कहाँ हैं। खड़गे साहब आए, कई बार 2-3 बार वो आए, उन्होंने सभा की, मगर ये नहीं आए। तो अब वो आए, आज आए और 2-3 सभाएं उन्होंने की हैं। 3 कांग्रेस के लिए, एक पटना साहिब में, और 2 सहयोगी दलों के लिए सभा की है। तो अंत भला तो सब भला। चलिए, वो आ गए, कम से कम लोगों को दर्शन हो गया उनका, बिहार के लोगों को। तो उधर से एनडीए की ओर से भी पूरी ताकत लगा दी गई है। जो भी बची खुची सीटें हैं उस पर कई बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। कल कई बड़े नेता आए, फिर आज मोहन यादव आए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। कल फिर आएंगे योगी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, ये और भी कई नेता आने वाले हैं। कई केंद्रीय मंत्री आए इस दौरान 2 दिनों के अंदर, और अभी भी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री भी आए अंतिम दौर के लिए, प्रधानमंत्री ने भी सभा की। तो पूरी ताकत लग गई है। अब इसमें जनता क्या फैसला देती है ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। मगर इस बार एक जो ये बात देखने में आई कि कई सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने नाको चने चबवा दिया है दलीय उम्मीदवारों को। और दूसरी ओर सिवान में जो वोटिंग हुई, वो वोटिंग इतनी उलझी हुई है कि कोई ये कह पाने की स्थिति में नहीं है कि वहाँ से किसका पलड़ा भारी है। और वहाँ बड़ा रोचक तरीके से चुनाव हुआ। एक तो कि प्रचार हुआ जो उम्मीदवारों ने किया, उनके समर्थकों ने किया घूम घूम कर, और दूसरे सोशल मीडिया पर भी एक लड़ाई लड़ी गई। वो लड़ाई ज़्यादा मजबूती से और ज़्यादा प्रभावी तरीके से लड़ी गई, और दोनों पक्षों की ओर से लड़ी गई। 2 पक्ष, यानी हिना साहब और जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार की ओर से। सबसे पहले जनता दल यूनाइटेड की ओर से एक सूची जारी की गई कि शहाबुद्दीन ने, नहीं, सबसे पहले हिना साहब की ओर से उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर एक सूची डाली कि रमेश कुशवाहा जब माले के एक्टिविस्ट थे, कार्यकर्ता थे, तो उन्होंने कितने लोगों की हत्या की। अच्छा। कितने लोगों को 6 इंच छोटा किया उन्होंने। अच्छा। और बजाबता उनका नाम गांव इस तरह से पूरी सूची 20-22 लोगों की जारी की। उसके जवाब में फिर उस पक्ष की ओर से, यानी रमेश कुशवाहा के पक्ष की ओर से दूसरी सूची जारी की गई, जिसमें ये लिखा हुआ था कि शहाबुद्दीन ने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा। तो उसमें भी 15-20 लोगों के नाम थे, बजाबता नाम और गांव, और कुछ में तो तिथि भी दी हुई थी।
तो इससे बड़ा नए तरीके से वहाँ लोगों को सोचने विचारने पर मजबूर कर दिया कि भाई ये जो दो मजबूती से लड़ रहे हैं और इन दोनों का अतीत जो है इतना दागदार है, ऐसे लोग लोकतंत्र का कितना भला कर पाएंगे, ये तो विचार की बात है। मगर ये देखा गया कि एक बड़ा तबका है जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं हिना साहब, उनके साथ खड़ा हुआ। उसमें अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, हिंदू, मुसलमान, सभी तबके के लोगों का समर्थन उनको मिला और उनका एक नया अवतार देखा गया जो शहाबुद्दीन से बिल्कुल अलग था। शहाबुद्दीन जहाँ चुनाव लड़ते थे तो एक आतंक का वातावरण रहता था और विरोधी पक्ष किसी तरह चोरी छुपे वहाँ प्रचार कर पाते थे। सभा करने में भी लोग डरते थे, घर पर अपना पार्टी का झंडा लगाने में भी लोग डरते थे। मगर इस बार वो आतंक नहीं दिखा, एक नए माहौल में हुआ और हिना साहब सब लोगों से मिली और बड़े तरीके से मिली और अपनी बात को कायदे से उन्होंने लोगों के समक्ष रखा भी। और उनके पुत्र बैकडोर से सब व्यवस्था देख रहे थे, वो सामने नहीं आए क्योंकि उनकी छवि भी विवादास्पद है, तो उनको लेकर के लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ सकते थे। तो उन्होंने बहुत साफ सुथरे अंदाज में अपने को पेश किया और शहाबुद्दीन का जिक्र नहीं किया। एक आध जगह जरूर उन्होंने कहा कि उनके अधूरे कामों को शुरुआती दौर में पूरा करने के लिए मैं आई हूँ, मगर बाद में फिर उनका नाम नहीं लिया और सिवान के विकास की बात वो लगातार करती रही। और उनका जो आधार वोट था शहाबुद्दीन का, वो तो जुड़ा ही, यहाँ तक कि जो भाजपा के माने एकदम घोर समर्थक माने जाने वाले गांव में भी उनके पक्ष में मतदान हुआ। रमेश कुशवाहा की पत्नी राजलक्ष्मी देवी, विजय लक्ष्मी देवी के खिलाफ मतदान हुआ। तो ये एक बड़ा चेंज वहाँ दिखा। और एक रोचक घटना और हुई, देखिए मोदी का करिश्मा किसको कहते हैं वो देखने को मिला चुनाव के दौरान। दरौली में एक बूथ पर एक महिला गई, बुजुर्ग महिला, वो गई, उंगली पर निशान लगा, नाम पर टिक विक सब कर दिया चुनाव कर्मचारियों ने, और वो जहाँ बैलेट बॉक्स रहता है, ईवीएम जहाँ था वहाँ पर गई, मगर वहाँ से लौट आई। उन्होंने कोई बटन नहीं दबाया। बटन दबाने पर पी की आवाज़ होती है तो इधर और स्लिप एक गिरता है तो पता चल जाता है कि वोट पोल हो गया, मगर बटन नहीं दबाया और वो निकल गई। अब सब लोग हक्का बक्का कि भाई बिना वोट दिए क्यों चली गई। तो फिर उनको तुरंत बुलवाया गया कि आपने वोट नहीं दिया, पूछा प्रिजाइडिंग अफसर ने, तो उन्होंने कहा कि हमको कमल छाप पर वोट देना है और कमल छाप इसमें दिखाई नहीं, तो हम नहीं देंगे वोट, इसलिए चले गए हम। तो अब उनको कौन बताए कि भाई यहाँ कमल छाप नहीं है, उसके बदले में तीर छाप है। तो फिर एक जो ये था पोलिंग एजेंट जो था, उसने कहा कि माताजी वो कमल छाप अब यहाँ तीर छाप में समाया हुआ है, इसलिए आप तीर छाप पर दीजिए वोट तो वो कमल छाप को मिल जाएगा। तो समझा बुझा के उनको लोग ले गए, तो फिर वो वोट दी। तो ये मोदी मैजिक है। और ये इस तरह के एक नहीं लाखों वोटर ऐसे हैं जिनको किसी से कोई मतलब नहीं है और सिर्फ मोदी जी के नाम पर भरोसा करके और वोट कर रहे हैं। सिवान में हिना साहब और रमेश कुशवाहा की लड़ाई में अवध बिहारी चौधरी कहाँ गए? अवध बिहारी चौधरी देखिए बहुत शरीफ आदमी हैं और एक समय आरोप लगा था कि लालू प्रसाद से भेंट करवाने वाले शहाबुद्दीन के वही थे, वही माध्यम बने थे। मगर बाद में शहाबुद्दीन का कद इतना ऊंचा हो गया, दबंगियत उनकी इतनी बढ़ गई कि वहाँ ये बेचारे उसमें कहीं गिनती में नहीं आए। तो अवध बिहारी चौधरी जी एकदम किनारे हट गए, माने मुख्य संघर्ष में वो नहीं है, मुख्य लड़ाई में वो वहाँ नहीं है, वो तीसरे नंबर पर है। क्या आपको यकीन था कि निर्दलीय उतर के हिना साहब इतना टक्कर दे पाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले मैंने कहा भी था कि सिवान के लोग नहीं चाहेंगे कि फिर से वो शहाबुद्दीन के दौर वाला आतंक राज बिहार में लौटे, मगर यहाँ उलट हो गया क्योंकि एक आतंक के सामने दूसरा आतंक लोगों को दिखने लगा। तो लोगों को लगा कि भाई ये दूसरे आतंक से अच्छा पहला आतंक है, और शरीफ जो थे वो बेचारे किनारे हो गए। यही भारतीय लोकतंत्र की यही विडंबनाएं हैं और इसीलिए लोकतंत्र यहाँ लड़खड़ाते हुए चलता है कि जो सही आदमी है उसको जनता भी तवज्जो नहीं देती है, मतदाता भी उसको किनारे कर देते हैं, और जो इधर उधर करके राजनीति करता है 3, 5, 6, 13 करता है उसको लोग वोट कर देते हैं। क्या लगता है
कि सिवान की बाजी कौन मार सकता है? अब ये बतलाना मुश्किल है और बहुत रिस्की है, क्योंकि दोनों में इतना नज़दीकी संघर्ष है और इतना कड़ा फाइट है कि कोई भी जीत सकता है, कोई भी जीत सकता है। कोई ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि वहाँ से फलाना उम्मीदवार जीतेगा। अब तो 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग होगी, 8 सीटों की ये लड़ाई है, लेकिन इसमें कुछ प्रमुख सीटें हैं जिन पर सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार इन दिनों देखने को मिल रहा है, चाहे INDIA गठबंधन हो चाहे NDA गठबंधन हो। पहले सीट तो काराकाट की है, क्योंकि पवन सिंह ने वहां उतरकर उपेंद्र कुशवाहा का खेल खराब कर दिया। प्रधानमंत्री JP नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, लगातार अब दौरा वहां पर होने जा रहा है, कई नेताओं का हो गया। दूसरी सीट पाटलिपुत्रा की है, जहां पर खुद मीसा भारती चुनाव लड़ रही है, लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी। और तीसरे सीट को सबसे ज्यादा दिलचस्प बना दिया है एक IPS ऑफिसर ने, जो कि निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं, आनंद मिश्रा, बक्सर की सीट पर। तो सबसे पहले काराकाट की चर्चा करते हैं। सचमुच क्या पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा का खेल खराब कर दिया है? काराकाट के पहले सिवान के बारे में एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि सिवान में भाजपा के कार्यकर्ता नाराज बैठे हुए थे। अच्छा। क्योंकि वो सीट भाजपा की रही है और भाजपा का वहाँ मजबूत संगठन रहा है, मगर भाजपा ने वो सीट दे दी जदयू को। हर बार गठबंधन में हट बार दे रहा है, इधर कुछ दिनों से दे रहा है, बीच में तो वहाँ से तो हाँ, उसके पहले जीते थे ओम प्रकाश यादव, निर्दलीय जीते, फिर भाजपा के टिकट से जीते। और जदयू का वहाँ कोई संगठन नहीं है, कुछ नेता जरूर हैं वहाँ, मगर संगठन जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो बाद में बहुत मान मनोबल और फिर पटना से नेता गए, समझा बुझा के भाजपा के लोगों को लगाया, मगर आधे अधूरे मन से वो लोग लगे। अंत में जो संघ परिवार जिसको कहते हैं, संघ परिवार के लोगों को जुटना पड़ा, तब टक्कर में आए ये विजय लक्ष्मी टक्कर में आई, नहीं तो एक तरफा लड़ाई वहाँ थी। अच्छा। तो जब संघ परिवार के लोग लगे निस्वार्थ भाव से, गांव-गांव में हर बूथ पर लोगों ने अपना जो उनका मजबूत नेटवर्क है गांव पंचायत तक, उस नेटवर्क को उसको रिचार्ज किया गया और उसको ये दायित्व दिया गया कि किसी तरह इनको जिताना है यहाँ। तब जाकर के वो टक्कर में विजय लक्ष्मी आई वहाँ। अब रही बात काराकाट की, तो काराकाट में निश्चित तौर पर पवन सिंह ने कड़ी चुनौती खड़ी की, मगर उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। तो अब लग रहा है कि वहाँ लड़ाई थोड़ी सम्मानजनक तरीके से होगी, और जो लग रहा था कि एक तरफा पवन सिंह की हवा वहाँ चल रही है, तो अब वैसा नहीं है। अब जो नौजवान उनके साथ जरूर हैं, कुछ नौजवान, मगर बड़े बुजुर्ग जो हैं, जो जिन्होंने दुनिया देखी है और दौर देखा है राजनीति का, तो वो अब धीरे धीरे NDA के साथ आ रहे हैं। अब इसीलिए वहाँ लगातार नेताओं का दौरा हो रहा है, हर जाति के नेताओं का दौरा हो रहा है, ताकि उस जाति के मतदाताओं को एक मैसेज दिया जाए, उनको जोड़ा जाए, वापस लाया जाए। तो उसका कितना असर होता है इन सब नेताओं के दौरे का, ये तो पता चलेगा रिजल्ट आने पर। मगर ये जरूर है कि इनकी स्थिति बहुत सुधरी है उपेंद्र कुशवाहा की, और वो अब मजबूती से लड़ाई में है। तो वहाँ भी मुकाबला अब जमकर होगा। तो वहाँ मुकाबला है किसमें? क्या पवन सिंह लड़ाई में है या लड़ाई से बाहर है? नहीं, एक तीसरा कोण उन्होंने जरूर बनाया है, मगर ये नहीं कहा जा सकता है कि वो एकदम मुख्य मुकाबले में है या मुकाबले से बाहर हैं। तो वहाँ त्रिकोणीय लड़ाई हो गई है, एक सुदामा सिंह मालेके, हाँ राजाराम सिंह मालेके, और पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा। तो मुकाबला कड़ा है। तो मुकाबला वहाँ त्रिकोणीय हो गया है, और इस त्रिकोणीय मुकाबले में उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है पहले से। ये जो कहा जा रहा था कि वोट जो कटेगा, पवन सिंह जितना वोट लाएंगे वो सारा उपेंद्र कुशवाहा का वो खींचेंगे, तो ऐसे में जो माले के कैंडिडेट है, क्या उनके लिए अपर हैंड है? माले के उम्मीदवार के लिए जरूर अपर हैंड है, मगर उनका एक वोट बैंक सीमित है, सीमित वोट बैंक है। माले का कभी बहुत मास वोट नहीं रहा है, एक जो कैडर वोट है वो रहा है। RJD का सपोर्ट है, तो उसमें सेंधमारी है पवन सिंह की भी। पवन सिंह हर वर्ग के वोटरों में सेंधमारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके गीतों के लोग दीवाने हैं। पूरे भोजपुरी स्टार, हाँ, तो भोजपुरी स्टार, कई सिनेमा वाले गए वहाँ प्रचार किया। अभी कल जैसे वहाँ सभा थी JP नड्डा की, और उधर कई फिल्मी सितारे लगे हुए थे। एक तरफ नरेंद्र मोदी की सभा थी,
दूसरी तरफ फिल्मी सितारे भी प्रचार में जुटे हुए थे। तो इन सब का असर है और इससे उनकी मजबूती दिखती है और वो हर वर्ग में है, किसी एक जाति में नहीं। ये राजपूत हैं तो राजपूत जाति का कहा जा रहा है कि वोटर उनके साथ हैं, मगर दूसरी जातियों में भी उनका समर्थन, खास करके नौजवानों में, हर जाति के नौजवानों का एक वर्ग ऐसा है जो पवन सिंह को सपोर्ट कर रहा है। मगर बड़े बुजुर्ग जो हैं वो उस ओर नहीं मुखातिब हैं। वो जो जैसे पहले वोट करते थे अपने अपने पार्टियों को, वैसे। तो उस क्षेत्र के कुशवाहा जो वोटर हैं उनका माइंडसेट क्या होगा? क्योंकि राजा राम सिंह भी उसी समाज से आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी उसी समाज से आते हैं, तो वोट इन दोनों में बटेगा या फिर क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े नेता रहे हैं उनके तरफ ज़्यादा खींचेगा? उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में कुशवाहा वोटर को लाने के लिए एनडीए ने बहुत तैयारी की, बहुत मेहनत की वहाँ। अब वो कुशवाहा वोट में कुछ डेंट होता है या इंटैक्ट रहता है उपेंद्र कुशवाहा के साथ, ये देखना होगा। ये चुनाव परिणाम आने पर पता चलेगा कि कितनी क्षति हुई है या नहीं हुई। डेंट हुआ तब खतरे में, तब लाल घंटी, लाल बत्ती समझिए उपेंद्र कुशवाहा के लिए। अगर कुशवाहा वोट वहाँ बटा तब फिर उपेंद्र कुशवाहा की जीत कठिन हो जाएगी। और अगर नहीं हुआ डेंट तब उनकी जीत मानी जा सकती है कि संभावना है, मगर उसमें डेंट होता है तो अब संभावना नहीं। उसी के बगल की सीट है बक्सर की। बीजेपी से मिथिलेश तिवारी एक नया चेहरा उस क्षेत्र के लिए है। अश्विनी चौबे जी का टिकट कट गया। राजद ने जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा, लेकिन इन दोनों के बीच में आ गए आईपीएस आनंद मिश्रा। अब यहाँ पर जो त्रिकोण बना है उसने इस क्षेत्र के लिए कितनी बड़ी जनता के बीच में असमंजस डाल दिया है? आनंद मिश्रा का प्रभाव तो इतना है कि वहाँ हेमंत बिश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, वो भी गए थे प्रचार में और उन्हीं के कहने पर आनंद मिश्रा ने इस्तीफा करके आईपीएस से वहाँ काम शुरू किया था। चुनाव की घोषणा के पहले से काम शुरू किया। वहाँ उन्होंने आश्वासन दिया था कि वहाँ जाके काम करो, तुम्हारी ज़रूरत वहाँ है और भाजपा से टिकट दिलवाना मेरा काम है। उसके बाद उन्होंने हाथ खड़े कर लिए और ये आनंद मिश्रा ने एक इंटरव्यू में कहा भी कि बाद में उन्होंने कहा कि भाई जितनी कोशिश मुझे करनी थी मैंने की, मगर उसमें मैं सफल नहीं हो सका, इसलिए और बैठने के लिए भी दबाव डाला। आनंद मिश्रा को बैठने के लिए भी दबाव डाला। यहाँ तक कि उन्होंने इंटरव्यू में तो ये भी दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ से भी फ़ोन आया उनको और ये सब लोगों से मिलते रहे थे पहले। आनंद मिश्रा सब लोगों ने आश्वासन दिया था कि हाँ काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, यानी टिकट मिलेगा। और वो कह रहे हैं कि सब लोगों के आश्वासन के बाद, उसमें जेपी नड्डा का भी नाम लेते हैं, अमित शाह का भी नाम उन्होंने लिया, हेमंत बिश्व शर्मा तो मुख्य भूमिका में ही थे। तो इन सब लोगों के आश्वासन पर कहा कि हमने वीआरएस लिया और यहाँ आए, मगर अब सब मुकर गए। तो उन्होंने तय किया कि हम निर्दलीय लड़ेंगे। हाँ, तो निर्दलीय जब लड़ेंगे तब फिर फ़ोन आने लगा, दबाव पड़ने लगा कि बैठ जाओ। मगर आनंद मिश्रा को सिर्फ एक आईपीएस के रूप में नहीं देखने की ज़रूरत है। वो एक बहुत सामाजिक किस्म के आदमी हैं और बहुत मुखर हैं और बहुत लोकप्रिय अफसर रहे हैं। अच्छा। हाँ, जैसे बिहार में कई अफसरों का ट्रांसफ़र होता है कहीं, तो लोग घेराव कर देते हैं, रोने लगते हैं कि मत जाइए छोड़ करके। उसी किस्म के अफसर ये आनंद मिश्रा भी हैं। जहाँ ट्रांसफ़र होता था लोग उनको माने अपने इलाके में रोकने के लिए पूरा धरना प्रदर्शन आंदोलन करते रहे हैं और उन्होंने वहाँ से आतंकवाद ख़त्म करने में भी बहुत लड़ाई लड़ी है। वो इंटरव्यू में डिटेल उन्होंने बताया कि महीनों महीनों वो जंगल में पड़े रहते थे, मेघालय के जंगल में, मिजोरम के जंगल में, आतंकवादियों से लड़ने के लिए। तो ये सब अनुभव है और वो एनजीओ से भी जुड़े हुए हैं। जब वो आईपीएस थे तो वेतन का आधा से अधिक हिस्सा सामाजिक कामों में उनका खर्च होता था। तो वहाँ एक मजबूत नेटवर्क इनका पहले से तैयार है। बक्सर के वो हैं ही और मजबूत नेटवर्क तैयार है उनका और उसी नेटवर्क के सहारे वो वहाँ चुनाव मैदान में डटे हुए हैं और उसमें 5000 से अधिक नौजवान हैं उनके साथ जो निस्वार्थ भाव से उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। तो मुख्य मुकाबले में हैं वो, मुख्य मुकाबले में। और भाजपा के लिए बड़ी कड़ी चुनौती उन्होंने खड़ी कर दी है वहाँ। मैंने भाजपा को कहिए कि नाको चने चबवा दिया है उन्होंने भाजपा उम्मीदवार को। तो इसीलिए वहाँ भी बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और
जो प्रशांत किशोर हैं, कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रशांत किशोर का भी समर्थन उनको मिल गया है। हाँ, आनंद मिश्रा हालांकि ये बात कबूल नहीं कर रहे हैं, मगर उन्होंने प्रशांत मिश्रा से कहा कि उनके विचारों से हम करीब हैं, कि वो जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं और मैं भी उसी सोच का हूँ। तो दोनों का सोच जब मिल रहा है तो बैकडोर से भी बातचीत हो रही होगी, और जो सूचनाएं हैं उसके मुताबिक प्रशांत किशोर ने भी अपने लोगों को वहाँ उनका समर्थन करने को कहा। तिवारी भी ब्राह्मण, आनंद मिश्रा भी ब्राह्मण, दूसरे तरफ सुधाकर सिंह राजपूत। तो अगरों की लड़ाई बक्सर में है, तो ब्राह्मणों का वोट बटा तो सुधाकर सिंह के लिए थोड़ी राह आसान होगी। नहीं, आनंद मिश्रा को सिर्फ एक ब्राह्मण उम्मीदवार के रूप में नहीं देखा जा सकता, उनका हर वर्ग में सपोर्ट है, क्योंकि उन्होंने बहुत मदद की है, वहाँ काम किया है। मिथिलेश तिवारी तो बाहर से गए हैं, सुधाकर भी वहाँ बाहर ही से, हाँ बाहर ही से गए हैं। तो और अश्वनी चौबे जो सांसद हैं वहाँ, तो वो अभी तक वहाँ नहीं गए हैं, नाराज़गी उनकी साफ दिख रही है। तो इन सब का असर पड़ेगा। और दूसरा ये हुआ है कि एक ठीक उन्हीं के चेहरे मोहरे वाले आदमी को, आनंद मिश्रा के जैसा ही, माने कोई देखेगा तो प्रथम दृष्टि में उसको दोष हो जाएगा कि यही आनंद मिश्रा ही है, और उससे भी नॉमिनेशन करवाया गया है। उसने नॉमिनेशन किया, वो मिथिलेश तिवारी की भाजपा उम्मीदवार के साथ घूम रहा है वो आदमी। तो आनंद मिश्रा ने कहा कि अंत समय में इनसे घोषणा करवाई जाएगी कि मैं, उसका नाम भी आनंद मिश्रा है। मज़े की बात यह है कि जो इनके जैसा दिखता है आदमी, उसका भी नाम आनंद मिश्रा है। तो आनंद मिश्रा ने, जो आईपीएस आनंद मिश्रा हैं, उनको ये डर है कि अंत समय में इससे घोषणा कराई जाए कि मैं आनंद मिश्रा बैठ गया हूँ और मिथिलेश तिवारी को भाजपा को समर्थन कर रहा हूँ। तो इसे कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश होगी। अब ऐसा कितना होता है ये तो देखना पड़ेगा। बीजेपी ने पूरी स्ट्रेटेजी बनाई है कि किसी तरह से इनको पीछे किया जाए, नहीं तो ये है खतरनाक बीजेपी का। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी के लिए वो एक बहुत कड़ी चुनौती है। और दूसरे की वो संघ से भी जुड़े हुए हैं। आनंद मिश्रा की ताकत सिर्फ वही नहीं है कि आईपीएस हैं, वो समाज सेवा का एक लंबा रिकॉर्ड है उनका। वो संघ के स्वयंसेवक हैं, तो संघ के जो स्वयंसेवक हैं उनका भी एक बड़ा वर्ग उनके साथ समर्थन दिए हुए है। जो वहाँ भाजपा के लोगों से नाराज है वो इनके साथ जुड़ गए हैं लोग। दो नेताओं की लड़ाई में सुधाकर सिंह तो पूरा माहौल अपना बना, बिल्कुल सुधाकर सिंह का भी चांस अच्छा बन गया है। तो ये वहाँ भी त्रिकोणीय लड़ाई आप मान सकते हैं कि त्रिकोणीय लड़ाई हो गई है। उसमें आनंद मिश्रा भी मुख्य मुकाबले में है, सुधाकर सिंह भी है मुख्य मुकाबले में, मिथिलेश तिवारी भी मुख्य मुकाबले में। तीसरी सीट है पाटलिपुत्रा लोकसभा। छपरा में तो रोहिणी आचार्य का चुनाव हो गया, कितना विवाद हुआ हर किसी ने देखा, मतलब गोली भी चल गई, मौत भी हो गई। अब पाटलिपुत्रा लोकसभा की तैयारी है और तेजस्वी यादव ने पूरी कमान संभाल रखी है। रोज रोज 3-3, 4-4 सभाएं केवल पाटलिपुत्र में कर रहे हैं, और 2 चुनाव मीसा भारती हार चुकी हैं। रामकृपाल यादव फिर मैदान में हैं, लेकिन इस बार AIMIM के तरफ से भी कैंडिडेट है, तो मामला तो संगीन फिर बन जाएगा। संगीन बन गया है। और MIM के जो आए हुए थे असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने कल सभा की, कई सभाएं की, और उन्होंने बड़ा तीखा हमला किया लालू परिवार पर। कहा कि हमको कहा जाता है कि हम बीजेपी की बी टीम हैं, मगर उनकी बहन वहाँ लगातार हार रही हैं, और वो उन्होंने कितना पैसा लिया बीजेपी से अपनी बहन को हराने के लिए, ये वो बताएं। तेजस्वी पर उन्होंने हमला करते हुए कहा है। तो उनका क्या असर होता है ये तो, चूँकि उस क्षेत्र के लिए वो वैसे ही बहुत असरदार होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है, मगर फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं। मगर राजद के अंदर भी भीतरघात हो रहा है। अच्छा। जो दानापुर के विधायक हैं वो साथ घूमते हुए नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, रामकृपाल यादव नहीं, रीतलाल यादव। वो चूँकि खुद वहाँ से दावेदार थे, खुद उन्होंने लालू से मिल के दावा किया था कि हमको टिकट दिया जाए। मीडिया के सामने उन्होंने बोला था, हाँ, कि हमने मांगा है और अब जो फैसला करना है उनको करना है। तो वो दुखी भाव से हैं। अब कहीं एक आध जगह घूम रहे होंगे, जा रहे होंगे, तो मगर मुख्य रूप से वो दिख नहीं रहे हैं, मुखर नहीं है उस चुनाव को लेके। यही चर्चा मनेर विधायक के बारे में भी की जाती है, भाई वीरेंद्र की, कि वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं दिख रहे हैं वो। तो इन सबों की नाराज़गी कहीं ना कहीं कुछ असर तो ज़रूर डालेगी, और रामकृपाल यादव से लोगों को बहुत शिकायतें हो सकती हैं। मगर एक बात तो सब लोग कहते हैं कि भाई ये हमेशा उपलब्ध रहने वाले आदमी हैं,
हमेशा नज़र आते हैं, क्षेत्र में घूमते रहते हैं, मेहनत करते हैं। तो आज के दिन में ये एक बड़ी क्वालिटी है किसी उम्मीदवार की कि वो लोगों के लगातार कांटेक्ट में रहता है। सबसे बड़ी शिकायत लोगों की यही होती है कि नज़र ही नहीं आते, चुनाव के चुनाव दिखते हैं। तो ये शिकायत उनसे नहीं है और ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है रामकृपाल यादव के लिए। और यादव वोटों की दावेदारी उनकी है ही। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भाजपा के हैं मोहन यादव, उनकी सभा वहाँ मनेर में हुई, जो गढ़ है जहाँ से भाई वीरेंद्र विधायक हैं, तो वहाँ उनकी सभा हुई है आज। फिर दूसरे जो यादव नेता हैं उनको वहाँ लगाया जा रहा है उस इलाके में। चिराग पासवान घूम रहे हैं, राजनाथ सिंह भी शायद वहाँ जाएं और योगी जी वहाँ जा रहे हैं। तो लगातार वहाँ दौरा हो रहा है। जेपी नड्डा भी गए, प्रधानमंत्री की सभा हुई, बिल्कुल। तो वहाँ कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं लोग कि किसी तरह ये सीट निकालना है और ये लालू परिवार के पास ये सीट नहीं जानी चाहिए। ये भाजपा ने एकदम कमर कस ली है इसके लिए। अब इसमें कितनी सफलता मिलती है उनको, क्योंकि बार बार हारने से भी किसी उम्मीदवार के प्रति लोगों को थोड़ी सहानुभूति हो जाती है कि भाई देखिए ये बार बार हार रही हैं और लालू जी एक समय में बहुत लोकप्रिय नेता रहे हैं, तो कहीं लोगों का अंत समय में वो हो जाए, एक सहानुभूति की लहर हो जाए उनके पक्ष में, तो वो भाजपा के लिए कठिनाई होगी। लेकिन ये कहा जाता है कि पाटलिपुत्र में माले का भी एक अच्छा खासा कैडर है, तो वो भी समर्थन अगर मीशा भारती के साथ जाता है या कोयरी कुर्मी में टूट होती है तो फिर क्या मीशा भारती के लिए एक रास्ता रहेगा? रास्ता तो है ही, रास्ता उनके लिए है, मगर उनके साथ सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट यही है कि वो क्षेत्र में दिखाई नहीं देती हैं। चुनाव के समय में ज़रूर घूमती हैं और सबसे बड़े प्यार मोहब्बत से बात करती हैं, मगर उसके बाद वो नज़र नहीं आती हैं। जबकि राज्यसभा के सांसद हैं, हाँ, चाहे तो काम करवा सकती है। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी शिकायत है और जनता इसको बहुत ऐसे लोगों को समर्थन नहीं देती है। और जो जातीय गोलबंदी है वहाँ, उसमें तो हर जाति के नेताओं को लगाया गया है कि उसको तोड़ने की कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एनडीए के पक्ष में आए। मगर ये तो सच है कि यादवों के सबसे बड़े नेता, प्रमुख नेता लालू यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, तो उनका असर तो वहाँ है ही, उस असर को कोई नकार नहीं सकता है। और इसीलिए रामकृपाल को और भाजपा को वहाँ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है कि कहीं ये निकल न जाए। और जो माले का जो आधार बेस है तो वो तो उनके साथ रहेगा, मीसा भारती के साथ ही रहेगा माले का वोट। कांग्रेस का भी आधार वोट जो है कुछ एक थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो रहेगा। हालांकि और वो 6 की 6 सीट विपक्ष के पास है वहाँ की। एक जो कांग्रेस के थे सौरभ, वो इधर आ गए हैं तो थोड़ी राहत की बात है। हाँ, मगर वो कितना असर डाल पाएंगे, मगर उसमें ये है कि 2 विधायक घर बैठे हुए हैं। तो ये सब मिला के स्थिति थोड़ी वहाँ टफ हो गई है ज़रूर मीसा भारती के लिए, मगर उम्मीद है कि अंत समय में वो मोड़ने में सफल हो जाएंगे। ये भी देखना होगा कि पिछले 2 चुनाव में जो जीत और हार हुआ है, मार्जिन बहुत अधिक रामकृपाल यादव के पास नहीं है। और लालू परिवार पूरी ताकत से लगा हुआ है। तेज प्रताप जरूर वहाँ नजर नहीं आ रहे हैं कहीं, मगर तेजस्वी लगे हैं, रोहिणी लगी हुई हैं, राबड़ी देवी जी कई बार वहाँ घूम चुकी हैं। एक लालू प्रसाद शायद नहीं गए हैं वहाँ, मगर उनका भी मैसेज जा रहा है, फ़ोन से बातचीत हो रही है। पटना में ही है। हाँ, पटना में ही हैं, तो वो अपने ढंग से वो भी प्रभावित कर रहे हैं वोटरों को। मगर ये है कि लगातार 3-3, 4-4 बार हारना, लालू प्रसाद वहाँ से हारे, 2 बार ये हारी, तो इसलिए ये हार का एक पक्ष विपक्ष दोनों होता है। रंजन यादव आ गए हैं लालू यादव को हराने वाले। तो रंजन यादव तो बहुत दिनों से इनएक्टिव हैं, वो तो चुनाव में थोड़ा सा अपना महत्व पाने के लिए इधर आ गए हैं, मगर फिर भी संपर्क तो है ही। पुराने उनके ज़माने के जो लोग हैं उनके साथ तो उनका संपर्क है, तो वो प्रभावित कर सकते हैं एक सीमित दायरे में वो ज़रूर प्रभावित कर सकते हैं और वो लाभ ज़रूर मिलेगा मीसा भारती को। तो यहाँ भी मुकाबला कड़ा है, इसको आप ये नहीं कह सकते कि फलाना उम्मीदवार भारी है, फलाना हल्का है और ये जीत जाएगा, क्योंकि चुनाव में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आखिरी चरण में भी फाइट तगड़ी है, मतलब राह तो किसी का आसान नहीं है, तगड़ी है और बहुत दिलचस्प है लड़ाई। हाँ, राजनीति की जितनी तरह की चालें होती हैं, जितनी शतरंज
कि गोटियां जहां जहां बिछाई जाती हैं वो सब बिछाई जा रही हैं। धन बल, जन समर्थन, लोभ लालच प्रलोभन सब का इस्तेमाल हो रहा है। अब उसमें जो भारी पड़ जाए। देखिए, आज हमने ये आखिरी चरण के 8 सीटों में 3 सीटों पर चर्चा की और फिर आगे भी हम जो अन्य 5 सीटें हैं उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन जिस तरीके से सिवान से खबर निकलकर सामने आ रही थी उस पर भी हमने बात की। और पाटलिपुत्र, काराकाट, बक्सर की चर्चा इसलिए क्योंकि सबसे हॉट सीट है और इन सीटों पर दोनों ही खेमों से पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार किया जा रहा है। गोलबंदी एक बनाने की कोशिश की जा रही है। अब जनता किसके पक्ष में जाएगी ये तो 1 जून के बाद 4 जून को पता चलेगा। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।